था मालवेयर थ्रेड्स वाले चैप्टर में कैसे क्रिएट होता है। मालवेयर थ्रेड्स है। तो मालवेयर थ्रेड्स वाला जब चैप्टर था तो उसमें कवर की थी ये चीज़ मैंने, कैसे करते हैं। सर मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो शॉर्ट बता सकते हैं सर कैसे होता है? अब जब मोबाइल हैकिंग पे आएंगे तब उसमें देख लेना, सिमिलर होता है वो भी। दोनों सिमिलर। हाँ ओके। ठीक है, चलो अपन फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक जो है उससे। कल हम कवर कर रहे थे क्रिप्टोग्राफी। जैसे क्रिप्टोग्राफी का। तो क्रिप्टोग्राफी में सर मेरा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा नहीं है सर? थोड़ा ज़्यादा है, अगर कम ओके है सर। तो देखो। कहाँ पे हो, बाहर हो क्या घर के अभी? हाँ सर एग्जाम था ना तो वही अच्छा वही लेट हो गया, तो 10 मिनट में अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएंगे। 10 मिनट ठीक में है। घर पहुंच जाएंगे। ओके, तो हमने कल हैशिंग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट टॉपिक हमने बात की थी। तो अब अगर हैश कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ शेयर करके अभी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, इसका नाम है हैश कैल्क। ठीक है, इसमें कई सारे हैश एल्गोरिदम्स हैं। सर ये डाउनलोड करना पड़ेगा या ये रिलोडेड हो गया है? ये डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री है। तो छोटा सा डाउनलोड है, ज़्यादा बड़ा है। सर कैसे ये हैश कैल्स ऐसे जो लिखेंगे तो आ जाएगा, कोई भी लिंक से कर सकते हैं ना? हैश या फिर कैल्क हाँ मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा, चिंता मत करो। ओके सर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो। अगर फाइल का हैश निकालना है तो फाइल सेलेक्ट करके डाल सकते हो। अगर कुछ टेक्स्ट है, मान लो सिर्फ मुझे कुछ सिंपल जैसे हेलो लिखा मैंने, इसका अगर मुझे हैश चाहिए तो यहाँ मैंने हेलो लिख दिया। जो भी मुझे हैश जिस फॉर्मेट में चाहिए वो सारे सिलेक्ट कर लूँगा, जो नहीं चाहिए वो अनसिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो सिर्फ मुझे ये 4 चाहिए तो मैं ये डाल के वैल्यू कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हैश कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये सारे सर हेलो का है? हाँ, ये हेलो क्या हैश वैल्यू है, अलग अलग हैश एल्गोरिथम में। तो MD5 में ये हैश वैल्यू है, SHA-256 की ये है, 384 की है, SHA-512 की। अलग अलग हैश एल्गोरिथम्स में हेलो की हैश वैल्यू आ रही है यहाँ पे। हेलो की जगह कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट अगर डालना है आराम से उसको यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मुझे किसी फाइल का निकालना है तो मैं यहाँ से डेटा फॉर्मेट में फाइल सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे ब्राउज कर लिया। और अच्छा, ये जो विंडो खुलती है फाइल्स की, इसमें बाय डिफॉल्ट ये हैश कैल्क का फोल्डर खोलता है। तो यहाँ से जैसे मान लो मैंने टेक्स्ट फाइल अगर सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट हो गई। इसका मैंने अगर निकालना चाहा हैश, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो इस फाइल का यहाँ पे हैश कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से इस प्रोग्राम के थ्रू आप हैशेस कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। यूज़ करना भी एकदम सिंपल है, फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट किया बस, जो भी डेटा डालना है वो डाला, एंड यहाँ से एल्गोरिथम सिलेक्ट करके सीधा कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, तो आपको जो भी हैश वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। फिर इसको करते हैं बंद। इसका लिंक भी मैं दे देता हूँ अभी चैट में। अगर हमें अपने पे यानी सर मेरा दो फेसबुक है और दूसरे का आईडी से अगर हमें जानना है किसी में टैग होगा, ठीक है सर, तो उससे पता चल जाएगा ना? क्या पता चलेगा? और उसका मतलब डिटेल्स, उसका जो आईडी पासवर्ड होता है। अगर फिशिंग कर रहे हो तो जी सर। फिशिंग में तो पासवर्ड मिलेगा ही ना। और सर उसमें किस टाइप का पासवर्ड है? तो जैसे एट डेट है जो सर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उस हाँ, टाइप का पासवर्ड में सर कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेट?
पासवर्ड क्रैक करने में या फिशिंग के थ्रू? फिशिंग के थ्रू सर। देखो पासवर्ड कैसा भी हो, अगर फिशिंग अटैक तुम्हारा सक्सेसफुल है तो तुम्हें पासवर्ड मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो पासवर्ड में, फर्क थोड़ी सर पड़ता है। अगर वो पासवर्ड क्रैक करना है तो सिर्फ फिशिंग से कर सकते हैं कि और कोई सर? फिशिंग से तो कर ही सकते हो, पर दूसरा फिर वो ब्रूट फोर्सिंग और डिक्शनरी अटैक्स होते हैं, बट उसमें वो यूजली अवॉइड ही किए जाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड यूजली टाइम वेस्ट होता है उसमें। मेन सर यही है, फिशिंग अटैक। ज़्यादा इफेक्टिव यही है। हाँ मैंने तो देखा भी है कि मैक्सिमम लोग फिशिंग अटैक ही आजकल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव है ना ये। पासवर्ड क्रैक करने बैठे रहोगे वहाँ पे हफ्तों तक, कुछ होगा नहीं। जैसे वो सर वाईफाई का था, जैसे हाँ, वाईफाई का उस टाइम जब था कि सिस्टम टाइम लग अकाउंट गया का, था। फेसबुक का, अगर ब्रूट फोर्स करने बैठ रहे हो तो बैठे रहोगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो प्रोसेस है ही ऐसा कि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो इतना टाइम लगेगा कि तुम बोलोगे यार इससे अच्छा मैं कुछ और ही कर लूँ, छोड़ो ये। या ये तो 2 दिन लगते इससे बढ़िया उसका मोबाइल ही लेकर सर उसको पासवर्ड पूछ लेते हैं। हाँ। सर वही तो है, 2 दिन 3 दिन सर पासवर्ड क्रैकिंग में लगेगा तो फिर पकड़ के चलो फिर पासवर्ड बता, सर वैसे तो बता ही देगा फिर। इससे तो अच्छा ही सर है, 2 दिन लगने से अच्छा है वो। तो वही ब्रूट फोर्सिंग इसलिए तो एकदम प्रीफर नहीं किया जाता है, बिकॉज बहुत टाइम लगता है। टाइम, जितना टाइम आप उसमें लगा रहे हो, आप अपना टाइम उस फिर कुछ और नहीं कर सकते ना उसमें, क्योंकि प्रोसेसर बहुत, मतलब काफी प्रोसेसिंग पावर खाता है ब्रूट फोर्स। सर अगर मैं अपने फेसबुक का पासवर्ड क्रैक कर रहा हूँ तो हम्म। वो तो सर मेरा अपना हो गया, ठीक है? तो उसे हम्म। सर फेसबुक के द्वारा कुछ तो लीगल कुछ होगा नहीं ना? क्रैक मतलब कैसे क्रैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो उसमें, क्या प्रोसेस यूज कर? मैंने सर उस पर फिशिंग अटैक कर रहे हैं, अच्छा। और अगर उसमें हम अपना ही आईडी आईडी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? फिशिंग में तो देखो फेसबुक को पता ही नहीं चल रहा ना कि फिशिंग हुई है। फिशिंग में क्या होता है, तुमको नकली लिंक देते हो, ठीक है, उसके थ्रू क्रेडेंशियल्स कैप्चर करके लॉगिन करते हो साइट पे। तो उसमें तो कोई साइट को थोड़ी पता चल रहा है कि तुम्हें क्रेडेंशियल्स कैसे मिले। वहाँ पर सर वो सब नहीं होता है, मतलब वो पता ही नहीं कर पाएगा सर? नहीं, उनको थोड़ी पता होता है, वो तो अगर तुम रिपोर्ट करते हो कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था तो कुछ देखेंगे वो लोग, वरना थोड़ी। अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो वो मतलब फिर उसके बारे में चेक करेंगे, वैसे नहीं? हाँ, वैसे कुछ नहीं करेंगे। ओके सर। और क्योंकि सर तुम अगर साइट में ये लॉगिन सर। करते हो कैसे करते हो भाई, अपना आईडी, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, ऐसे ही जी। लॉगिन करते हो। जी सर। अगर तुमको क्रेडेंशियल्स मिले तब भी क्या होगा, तुम आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। अगर सर मेरा आईडी लॉगिन है मेरे ही फ़ोन में, ठीक है सर? जैसे हम्म। कि मेरा ही एक आईडी है मेरे ही फ़ोन में सर, लॉगिन भी है, लेकिन सर हम्म। उसका पासवर्ड ही भूल गए हैं, और वो नंबर भी फिलहाल बंद है, मतलब मेरे पास भी नहीं है, अब मेरा ही आईडी सर है। उस आईडी में ऑलरेडी लॉग्ड इन हो अपने डिवाइस पे, ये सर लॉगिन भी है। तो उसमें लॉगिन में वहां पे जाके पासवर्ड चेंज करने का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा? तो सर पासवर्ड चेंज करेंगे नहीं ना, पहले ओल्ड पासवर्ड मांगेगा सर ना? ओल्ड पासवर्ड में? यस सर, क्योंकि मेरा ही अपना ही है, लेकिन सर वही है कि पासवर्ड भूल गए। जैसे से मेरा जो करंट फेसबुक है सर, इसका भी पासवर्ड सर, पासवर्ड बनाते हैं तो याद रहता है, कि कुछ ही बात सर वो भूल जाते हैं, तो लिखना पड़ता है, लिखता नहीं है कि सर मेरा फोन है कि मतलब फ्रेंड लोग भी लेते हैं ना, आज हम्म। चेक करता था कहीं सर वो देख लेगा फेसबुक आईडी वगैरह, तो फिर वो अपने में चलाते रहेगा फालतू में, बोलेगा कि देखो हम हैक कर लिए। तो तो ऐसे ही आज पासवर्ड हुआ। तो पासवर्ड तो याद रखने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा हाँ हाँ। बार सर बार। आज वैसे ही हुआ कि एक मतलब सर वो बोल रहा है ना कि क्या किया है कि किसी का पासवर्ड ले लिया है, और बोल रहा है कि देखो हम हैक किए हैं, तब क्या सर बोलेंगे उसको हम? हाँ, सही बात है। सर अपने पासवर्ड रखे हो तो बात अलग है। हम्म। मैंने सर उसको दिखाया कि सिस्टम सर हाईजैक मतलब सिस्टम एक्सेस करके मैंने एक वीडियो बना के उसको भेज दिया हाँ। कि देखो ऐसे होता है ये, तो अब सर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए कि नहीं विश्वास करना है तो मत करो। तो साफा सिस्टम को सर एक्सेस जो था, वो आपको बताया था ना, मैंने अपने से किया था तो हो गया था, सिस्टम के एक्सेस भी ले लिया था, टोटल सर हो गया था। अच्छा। अब वही सर उन लोगों को पता, मेरा बोल रहा था, तो हम बोल दिए कि हाँ हमको आता है,
ऐसा कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है तो हम ही छोड़ दे, विश्वास नहीं कर तो क्या है के लिए बीच में बोलना है, तो छोड़ दे। सही बात है। ये सब तो प्रॉब्लम है सबका। फिर कंटिन्यू करिए सर। इसका मैं लिंक देख के बता रहा था, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हाँ, सिर्फ विंडोज पे चलता है। ओनली फॉर विंडोज। ये सिर्फ विंडोज पे चलता है। तो सर मेरा तो मैंने सर एक फ्रेंड के पास पूछा था, उसके पास क्या? विंडो का ओरिजिनल है। हम्म तो बट वही सर, उसका सर ओरिजिनल रहेगा तो उसका मेरे में ट्रायल वर्जन तो सर नहीं ना आएगा उस टाइप से। वो तो ओरिजिनल तो कोई की होगी ना उसके पास। हाँ, की अगर तुम यूज कर रहे हो तब तो फिर वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा ना। प्रॉपर के लिए। ठीक है, अच्छा मैं इसमें लिनक्स में भी दिखाता हूँ कि कैसे होता है, ओके सर। तो उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो मैं यूज़ कर रहा था हैश कैल्क, उसका तो मैंने लिंक डाल दिया चैट में। लेकिन अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो ना, सॉरी अगर विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहे हो, तो लिनक्स में तो ये डला हुआ आता है, मतलब ये टूल नहीं, हैश फंक्शंस जो हैं डले हुए आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी वो कमांड लाइन से ही तुम वो चीज़ कर सकते हो। कमांड लाइन के थ्रू उसको एक्सेस ले सकते हैं, ये सर ना। हाँ, कमांड लाइन में ऑलरेडी डले हुए आते हैं वो टूल्स, तो उसमें अलग से कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं करना। तो अब सर मैं कैसे दिखाता चेक हूँ कैसे करेंगे? होता है। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो जैसे MD5 है, ठीक है, MD5 का मेरे को हैश निकालना है। उसके लिए इनबिल्ट जो फंक्शन है MD5 सम, ठीक है, इसको मैं क्या दे सकता हूँ, कोई फाइल दे दूंगा अगर, तो उस फाइल का मेरे को वो हैश दिखा देगा। मान लो मैंने ls किया file2.txt, चलो कोई भी रैंडम फाइल यहाँ से ली, MD5 सम file2.txt, तो इस फाइल का ये मेरे को हैश दिखा रहा है। तो आउटपुट में क्या आता है, हैश और उसके साथ साथ फाइल नेम। यहाँ से ऑटोमेटिक हैश बताता है। तो ऑटोमेटिक क्या, हमने तो बताया तो सही उसको क्या करना है। MD5 सम, हमें MD5 हैश चाहिए, तो MD5 वो सम यूज किया, एंड जो जिस फाइल का हैश चाहिए तो फाइल 2, तो इसने इस फाइल का यहाँ पे हैश बता दिया। किसी और फाइल का देखो, किसी और फाइल का दे देगा। सर उस फाइल में कुछ रहेगा तब तो। हाँ, तो फाइल में है ना कुछ, वो तो खाली फाइल्स थोड़ी हैं। अगर कुछ ऐसे टेक्स्ट है उसका देना है तो क्या कर सकते हो, एको सैम्पल टेक्स्ट, और उसको पाइप करके पास कर सकते हो इस कमांड कमांड के पास। तो यहाँ पे इस चीज़ का, ये जो भी हमने स्ट्रिंग दी है इसका MD5 हैश यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ फाइल नेम ही लेता है। तो उसको अगर कुछ टेक्स्ट देना है तो इस तरह से इसमें देना पड़ता है। सर इसके लिए इंटरनेट चाहिए क्या, नहीं अगर हमें टाइम में? नहीं सर नहीं, ये तो मैं डला हुआ आता है, इसमें कुछ इंटरनेट वो अलग से वो वो नहीं डालना। बोल रहे हैं सर।
ये जो पैरोट में सर वो टर्मिनल मैंने ओपन किया है, हम्म, तो मैंने MD5 सम लिखा, तो सर वो कुछ कमांड एक्सेस नहीं ले रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर। MD5 सिर्फ लिखोगे तो कुछ नहीं होगा ना, उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। MD5 सम आपने जो शुरू में लिखा है सर ना, हम्म। वही सर मैंने भी लिखा है सेम। तो इंटर किए सर, इंटर इंटर एंटर होते करोगे जा रहा है। कुछ नहीं होगा, वही तो कह रहा हूँ, उसको इनपुट देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है file2.txt। तो तो सर उसको, आपका MD5 लिखे डिस्प्ले ऑल, उसके बाद आया ना। तो वो तो मैंने टैब किया था, इसलिए वो MD5 सम का नहीं, वो टैब करने से होता है। वो आप लिख, ये जो सर MD5 के नीचे जो लिखा है वो डिस्प्ले ऑल 1 to 3 पॉसिबिलिटी, ये तो सर आपने टाइप नहीं किया था। टाइप नहीं, टैब 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 दबाने से होता है वो। ओ, वो टैब की वजह से होता है, वो MD5 का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस मतलब इस MD5 सम का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर MD5 सम करके एंटर कर दोगे कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पर। उसको कोई इनपुट दो, तब वो उसका हैश कैलकुलेट करके बताएगा। मेरे में सर वो तो नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? मैंने MD5 सम लिखा, ये हम्म। सर टैब कर रहे हैं तो वो सर कुछ ले नहीं रहा था। तो डबल इंटर, टैप करो। वो तो सर स्क्रॉल्ड हो जा रहा है, आगे जा रहा है। कहाँ आगे जा रहा है? उसी लाइन में सर टैप कर रहे हैं तो उसी लाइन जो है ना, MD5 वो। सम लिखने के बाद? जी सर। अच्छा, ठीक है, तो टैब छोड़ो, कोई फाइल का ही करके देख लो। डायरेक्ट फाइल नहीं लेते सर। जैसे कि कोई। आपने लिखा है यहाँ यहाँ पर MD5 सम file2.txt। हम्म। तो सर मैं तो सर कोई सी फाइल नाम डाल देता है तो। तो जो भी फाइल है कुछ तो फाइल होगी सिस्टम में जिसका हैश कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी हाँ फाइल चलेगी, टेक्स्ट फाइल जरूरी नहीं है। या ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, फाइल कोई भी हो सकती है। सर मेरा तो MD5 सम WP लिखे हैं। तो जैसे मेरे पास WP नाम से एक मेरे पास सिस्टम में फाइल है। हाँ। ठीक है सर। तो वो लिख रहा है कि MD5 सम WP, नो फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी लिख रहा है सर। तो पहले तो देखो तुम कौन सी डायरेक्टरी में से रन कर रहे हो कमांड को। फाइल्स वो उन्हीं फाइल्स को एक्सेस कर सकता है ना जो उस डायरेक्टरी में हो, या तो फिर पूरा पाथ दो उस फाइल का। अब इसी तरह से अगर मेरे को SHA-256 चाहिए तो वो भी सेम तरीके से होगा। SHA-256 सम करके जो कमांड है, एंड फाइल। सर जैसे कि मेरा यूजर फाइल में जो है हम्म। फाइल नेम, वो सर जैसे कि आदित्य गुप्ता के नाम से है। ठीक है। एक हम्म। जैसे यूजर में दो फाइल है, एक है हाँ। आदित्य गुप्ता और एक है शेयर्ड है।
हम्म। तो जैसे सर मेरा जो है पैरोट में, वो सर यूजर फाइल में है, ठीक है। हम्म। यूजर डायरेक्टरी है, तो यूजर पैरोट विजुअल सर यूजर में है। तो सर यूजर फाइल का, सर दो मेरा फाइल है, मैं देख रहा हूँ सर, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो भी वही लिख रहा है सर। वही, अगर वही दे रहा है तो कुछ कुछ वही गड़बड़ है। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो अब, और कैसे दिखाओगे? दिख रहा है सर ना? हाँ, अब एलएस करो यहाँ पे एक बार। हम्म। करो, रन करो इसको। तो इस डायरेक्टरी में तो सिर्फ इतना सब कुछ ही है। अब कुछ और चाहिए तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके करना पड़ेगा ना। अब जो भी फाइल है डब्ल्यूपी, वो कहाँ पे है, पता है तुम्हें? डेस्कटॉप में सर है। तो पहले डेस्कटॉप पे जाओ फिर। डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं? हेलो हम्म। सर, पापा का फोन आ गया था। हाँ बोलिए, क्या अब नेक्स्ट क्या है उसमें सर? एलएस से डेस्कटॉप लिख दे सर ना? डेस्कटॉप के मेरे को कंटेंट्स नहीं देखने, मेरे को जाना है उस डायरेक्टरी में। सर मेन बात है कि मैंने प्रैक्टिकल अभी तक कोई किया नहीं है। क्यों नहीं किया? सर टाइम ही नहीं मिल रहा, एग्जाम्स वगैरह बहुत सारे हैं सर, इसलिए। करो, एग्जाम के बाद बैठ के करो ये काम। कल कल के बाद सर फ्री हो जाएंगे तो। अच्छा, करना फिर प्रैक्टिस। ठीक है, सीडी से हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। सीडी। सीडी और फिर डेस्कटॉप में जाना है तो डेस्कटॉप लिखो। सीडी स्पेस सर ना? हाँ, स्पेस 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 हमेशा रहेगा। हाँ, डेस्कटॉप में डी कैपिटल आता है। स्मॉल लिखोगे उसको समझ नहीं आएगा तुम क्या कह रहे हो। जैसा उसने वहां पे नाम है वैसा एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या फाइल्स हैं क्या नहीं है। डेस्कटॉप में तो मेरा सर वही डब्ल्यू पी है, तो एलएस। एलएस करके चेक कर लो। हाँ, डब्ल्यू पी तो नहीं दिख रहा, बट कई सारी और फाइल्स हैं। तो हैश निकालने के लिए अगर टेस्ट ही करना है तो किसी फाइल का भी निकाल लो। सर मैं अपने, ये सर ये जो मैं देख रहा हूँ, क्या बोले, हम समझ समझ लीजिए सर, हो गया मेरा, हो गया। क्या चीज? सर जानते हैं मैं क्या कर रहा था? क्या? सर मैं अपने मैक के सिस्टम में से जाकर चेक, यूजर फाइल में गया था, अच्छा। मैं भुला ही गया। हाँ, नहीं वो तो फिर और यहाँ इसको। देखिए, मैं सर पैरेट में वर्क कर रहा हूँ वही। पैरेट, अब जो सिस्टम है वर्चुअल मशीन है, उसको मैक की फाइल्स का एक्सेस है ही नहीं। हाँ उसको मैं सर दिखेंगे वही, ही नहीं वो। मैं वही सर, हमें कहीं गलती किए हैं सर लग रहा था, लेकिन वही भुला रहे थे। ये चीज ध्यान में रखो कि दोनों, देखो वर्चुअल मशीन है तुम्हारे सिस्टम पे रन कर रही है, बट वो रन एज अ कंप्लीटली डिफरेंट उसमें कर रहा है, एकदम सेपरेट सिस्टम है वो। तो इसको ये समझो कि दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जो हैं, तो वो एक दूसरे की फाइल्स ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। सर ठीक बोल है। रहे हैं हम्म। सर, जैसे कि मैंने अभी तक कोई प्रैक्टिकल किया नहीं है, ठीक है सर, तो आगे का सर डिप्लोमा कोर्स करना तो इसे ठीक तो नहीं रहेगा ना? मतलब तो इसे प्रैक्टिकल पूरा करेंगे तब ना सर आगे का। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जैसे ही ये वाला कोर्स खत्म होता है तुरंत अगले दिन से नया कोर्स शुरू कर दो। वो नहीं थोड़ा मतलब बीच सर में हाँ। थोड़ा बीच में टाइम लो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आगे के करना, और क्या। हाँ बिकॉज सर कॉल्स वगैरह आते हैं डिप्लोमा वाले का, और हाँ मैम कुछ बोले थे। क्या क्या बोला था? मैम को मैंने बोला था, तो सर मेन बात है कि पेमेंट सर ज़्यादा है डिप्लोमा का, वही सब पता नहीं चल रहा है। यार पेमेंट तो देखो मैं हैंडल नहीं करता, वो तो मैम से ही बात करनी पड़ेगी उसकी। हाँ
सर मैम बोल रहे हैं 40,000, सर दूसरी जगह 30 में हो जा रहा है, तो वही ना सर है। देखो यार, पेमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो हाँ चीज़ मैं वो हैंडल नहीं करता, तो बनाई तो उस बारे में फिर मैं कुछ डिस्कस वैसे नहीं कर सकता। हाँ वो तो सर है। मैंने दो सर आप पता किया था, तो वहां पर तो सर लेस दे रहा है, बट मैम तो कुछ बोले। मैम तो सर एक कुछ भी कम नहीं कर रही है। तो कुछ तो सर अब जैसे कम तो करना चाहिए था, मैम कर नहीं रही है, तो कुछ डायरेक्ट बोल रही है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे देख लें। तो वो तो सर बात नहीं नहीं करते। यार डिप्लोमा में आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा होता है, अगर इंडिविजुअल कोर्स लोगे तो ज़्यादा रहेगा कॉस्ट। डिप्लोमा में ऑलरेडी आपको मिल रहा होता है डिस्काउंट। 1/1 लेते तो सर 8,000 है। तो मैं वही कह रहा हूँ, डिप्लोमा में आपको कुछ डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा होता है, उससे ज़्यादा। हाँ वो तो सर वो भी सर डिस्काउंट नहीं है। जैसे सर अभी तो हमारे यहाँ आया नहीं है। सो जैसे कि मोदी जी हमारे जो डिजिटल इंडिया जो वर्क कर रहे हैं सर ना। जैसे MD5 है वैसे ही SHA-256 है, सेम तरह से काम करता है एग्जैक्टली। बस वही है कि डिफरेंट एल्गोरिदम है, बट काम वही है कि हैशिंग के लिए यूज़ हो रहा है, एंड हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। इसमें भी सेम है, अगर मुझे किसी टेक्स्ट का करना है तो वो इस तरह से होगा, जैसा MD5 में था वैसा ही SHA-256 में भी है। तो लिनक्स में तो क्या है, ये वाले ये चीज़ें इनबिल्ट ही आती हैं, अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा खासा है ये भी, मतलब ये अगर सही से काम कर रहा है, ज़रूरत नहीं है अलग से कुछ डालने की वैसे ही। तो इसी में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हैशिंग की। अब हैशिंग से रिलेटेड और जो टॉपिक हैं, एक चीज़ होती है डिजिटल सिग्नेचर। सुना है ये चीज़ कहीं पे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जी सर। क्या होता है? सर डिजिटल सिग्नेचर मैं जितना जानता हूँ सर, वही है कि डिजिटल सिग्नेचर से हम कोई भी मतलब सिग्नेचर सेम मतलब सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं उस टाइप से, डिजिटली जो होता है। नहीं नहीं नहीं, डिजिटल सिग्नेचर में वो नहीं होता। देखो, अगर तुम कोई चीज़ साइन कर रहे हो, जैसे मान लो अभी डिजिटल छोड़ो, अगर मैं रिटन सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ, जी सर। ठीक है, तो सिग्नेचर का क्या मीनिंग होता है, वो ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि हाँ, जो भी यहाँ पे है वो मैं ही कर रहा हूँ, ये वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए हम सिग्नेचर यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर। हाँ, तो अब कहीं भी तुमसे अगर सिग्नेचर मांगा जा रहा है किसी अटेंडेंस शीट पे, किसी कुरियर के लिए, किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे, तो वो किस लिए है? वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, तुम्हारे नाम अगर वहाँ लिखा हुआ है तो तुम ही ने वो चीज़ की है, तुम ही ने ये डॉक्यूमेंट भरा है, तुम ही ने ये फॉर्म भरा है, तुम ही इस जगह पे प्रेजेंट थे, वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर में अब क्या होता है कि अगर कोई मैसेज भेज रहे हो तुम, ठीक है, मान लो तुमने कोई मैसेज भेजा, लेकिन अब ठीक है, उस मैसेज में ये तो होगा कि तुम्हारे नाम से मैसेज जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ वेरीफाई भी तो करनी है कि तुम्हारे नाम से है तो तुम ही ने भेजा है वो मैसेज, ऐसे नहीं कि किसी और ने भेज दिया तुम्हारे नाम से। ठीक है, ये चीज़ वेरीफाई करनी होती है, तो डिजिटल सिग्नेचर से ये चीज़ हो सकती है। और डिजिटल सिग्नेचर में हैशिंग का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे होते हैं अपन एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है, यूजेस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का यूज़ होता है। और पर्पस यहाँ पे जो रिटन सिग्नेचर है उसके जैसा ही रहता है कि आपको अपना उस वेरीफाई करना है कि हाँ, जो बंदा यहाँ पे कह रहा है, जो क्लेम कर रहा है ये चीज़ करने की, उसी ने किया है। जो कह रहा है कि मैंने मैसेज भेजा है उसी ने किया है, किसी और ने उसके नाम पे नहीं की ये चीज़। तो अब उसमें क्या होता है, यहाँ ये जो डायग्राम है इसको देखो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी मैसेज भेजनी है, मान लो मुझे कोई मैसेज भेजना है, सबसे पहले तो
वो मैसेज पूरा मैं लिख के रख लूँगा अपने पास। अब क्या होगा कि मैं उस मैसेज का हैश कैलकुलेट करूँगा। फिर सर ये जो जैसे कि हैश वैल्यू जो होता है, हुँ, सर कितने डिजिट तक स्टोर, मान लीजिए सर हेलो आई एम आदित्य, मान लीजिए तो सर लिखे सर, हाँ, तो ये भी हैश वैल्यू आएगा या कुछ? और सर जैसे 150 या 2 वर्ड 200 वर्ड का हम कुछ लिखते हैं, ठीक है सर, हुँ, तो वो भी सर हैश वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो कोई अब लिमिट नहीं है सर कि इतने इतने वर्ड तक आप हैश वैल्यू कर सकते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया, फ़ाइल में जो डेटा था, वो सारा का सारा हैश हो रहा है, चाहे कितना भी डेटा हो। उसका सारा का सारा डेटा जो है उसका फ़ाइल की हैश वैल्यू निकल के आ जाती है उसमें। इनपुट साइज़ चाहे जितना भी हो, ठीक है? इनपुट साइज़ से कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट साइज़ चाहे जितना भी हो, आउटपुट हमेशा फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर हैश फ़ंक्शन का। मतलब मान लो अगर मैं MD5 की बात करता हूँ, ठीक है? अब चाहे हम्म, तो उसमें एक लेटर दो इनपुट में, या चाहे एक पूरी फाइल दो, चाहे 10 फाइल दो, कितना भी कंटेंट दे दो, आउटपुट जो है उसका वो हमेशा 128 बिट का ही रहेगा, हमेशा, हर केस में। इनपुट कितना भी बड़ा हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, क्या इनपुट दे रहे हो। जो आउटपुट है वो किसी एक एल्गोरिदम का फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे SHA-256 है, तो उसका 256 बिट का आउटपुट है, वो फिक्स्ड है, चाहे इनपुट कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। ठीक है? ओके सर। कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इनपुट इतना ही हो सकता है या इतना ही हो सकता है, कितना भी हो सकता है इनपुट, बट आउटपुट फिक्स रहता है, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पे ठीक है, हमने इस मैसेज का हैश निकाला। उस उस हैश को अब क्या किया, अब यहाँ हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की है। तो मान लो मैंने मैसेज भेजना है किसी को, पहले उसका मैंने हैश निकाला, उसके बाद अपनी प्राइवेट की से उस हैश को एनक्रिप्ट कर दिया, और जो मेरा मैसेज था, जो ओरिजिनल मैसेज था, उसके नीचे ये एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू मैंने डाल दी एज माय डिजिटल सिग्नेचर। तो ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, जो मैंने वैल्यू डाली, जो जिस हैश को मैंने एनक्रिप्ट किया, तो जो एनक्रिप्टेड वैल्यू है ये डिजिटल सिग्नेचर है। अब क्या होगा, ठीक है, ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एनक्रिप्शन लगाया, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, जब मैसेज जाएगा, मान लो तुम्हारे पास मैसेज जा रहा है, मैं तुम्हें भेजा मैसेज, तुम जब मैसेज देखोगे, तो अब तुम्हारे को क्या मिलेगा, ओरिजिनल मैसेज और नीचे एक डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ होगा उसमें। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है वो राइट साइड वाले डायग्राम का, थर्ड लाइन, उस पर आ जाओ, लास्ट लाइन पे। तो मैसेज और उसके साथ क्या लगा होगा, डिजिटल सिग्नेचर। अब क्या करोगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर था, वो क्योंकि मेरी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया हुआ है, तो मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो तुम उसको डिक्रिप्ट कर लोगे। डिक्रिप्ट करोगे तो क्या मिलेगी, हैश वैल्यू, जो मैसेज की थी। अब तुम क्या करोगे कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसकी हैश वैल्यू निकालोगे, और ये जो डिजिटल सिग्नेचर से हैश वैल्यू निकली है, इसको कंपेयर करोगे। अगर दोनों मैच हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे ये वेरीफाई हो गया कि हाँ, मैंने ही वो मैसेज भेजा है, किसी और ने मेरे नाम पे नहीं भेजा। क्योंकि जो प्राइवेट की थी मेरी, वो सिर्फ मेरे पास रहेगी। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इस तरह से काम करते हैं। अब जो इन्होंने एक सेकंड स्टेप यहाँ लगाया, ठीक है, उन्होंने उसमें क्या कहा है, डिजिटल सिग्नेचर में बी फर्दर प्रोटेक्टेड बाय एनक्रिप्टिंग द साइंड ईमेल। तो ये स्टेप तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, मतलब डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट नहीं है, बट एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अगर लेना चाहो तो कर सकते हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया इस चीज़ को, कि ये जो पूरा का पूरा मैसेज है अलॉन्ग विद द डिजिटल सिग्नेचर, इसको आपने एक सिमेट्रिक की से एनक्रिप्ट कर दिया। इस सिमेट्रिक की को जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की से आपने एनक्रिप्ट किया, ये पूरी की पूरी चीज़ भेज दी,
जब वो रिसीव हुआ मैसेज, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले तो जो सिमेट्रिक की है उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करोगे। जो भी रिसीवर है वो ये चीज़ करेगा। फिर उस सिमेट्रिक की से पूरे मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। उसके पास आएगा ओरिजिनल मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसेस वापस करेगा और हैशेस कंपेयर करके ये पता लगाएगा कि मैसेज जो बोल रहा है उसी ने भेजा है, जो मतलब वेरीफाई करेगा, और फिर देखेगा कि क्या मिलता है उसको। सर हम्म। सर जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट लाइन है इधर है सर, उसमें साइन जो है हैश वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। और ये सेकंड एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्ट जो है, उसके लास्ट हाँ। में सर लिखा हुआ है रीहैश द मैसेज एंड कंपेयर इट्स विद द हैश वैल्यू अटैचमेंट विद द मेल, ठीक है। हम्म। तो सर ये रीहैश मीन्स वो हैश को वो क्या करता है सर? रिहैश मतलब सिंपली जो ओरिजिनल मैसेज है ना, हाँ। उसको उसको दोबारा से एक हैश कैलकुलेट करना। और क्या सर हैश वैल्यू जो है वो हम्म। मतलब सर जैसे कि गुड मॉर्निंग लिखे, ठीक है, हाँ। गुड मॉर्निंग का हैश वैल्यू आ गया। हाँ। और अगर उस हैश वैल्यू का ओरिजिन मतलब क्या लिखा था वो जानना है तो कैसे करेंगे सर? वो ऐसे नहीं पता चल सकता, जो हैश वैल्यू थी उसमें से ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकल सकती। क्यों सर? हैश का, हैश की प्रॉपर्टी वही ना, काम ही वैसे करता है। हैश फंक्शंस वन वे होते हैं। मतलब एनक्रिप्शन की तरह नहीं है कि आपने एनक्रिप्ट भी कर लिया फिर डिक्रिप्ट भी कर लिया, ओरिजिनल चीज मिल गई। हैश ऐसे काम नहीं करते। मीन्स जो हैश में अगर लिखेंगे आपके सर पास, इसका हैश वैल्यू आ सकता है, लेकिन हम उसको फिर अगर दोबारा जानना चाहें क्या लिखे वो जान नहीं पाएंगे, वो वो नहीं नहीं सर ना? पता कर सकते। हैश वैल्यू देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये किस चीज का हैश है। ठीक है, उस क्योंकि हैश फंक्शंस काम ही उस तरह से करते हैं। अगर इस तरह से काम नहीं करते तो इसका मतलब कोई काम ही नहीं रहता फिर हैश फंक्शन का। यूजलेस हो जाते एकदम ये। क्योंकि फिर इन दैट केस क्या होता कि अगर वापस आपको वैल्यू मिल जाती तो फिर आप एनक्रिप्शन ही नहीं यूज कर लोगे उस काम के लिए, तो हैश फंक्शन पे आओगे ही क्यों। हैश फंक्शन का पर्पस यही है कि ताकि ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकल सकती, तो अगर पासवर्ड आपके हैश फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू उससे नहीं पता चल सकती। ये तो फायदा है ना कि हैश देख के कोई बता नहीं सकता कि इस हैश का ये पासवर्ड है। अदरवाइज तो फिर मतलब ही नहीं रहता हैश का। ठीक है। ओके सर। Okay? तो ये तो हो गया डिजिटल सिग्नेचर और हैशिंग की बात। अब जब क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है तो एक कंसेप्ट और है यहाँ पे जो हमने अभी कवर नहीं किया। वो है एनकोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, हैशिंग हमने बात की, हमने इंक्रिप्शन की बात की, पर एनकोडिंग डिकोडिंग की बात नहीं की, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड देना। ठीक है, तो अब इधर एनकोडिंग की बात करते हैं। एनकोडिंग का मतलब कि आप डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। हालांकि एन्क्रिप्शन भी आप कह सकते हो कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों में मेन कई सारे डिफरेंसेस हैं। एन्कोडिंग का पर्पस किसी चीज को सिक्योर करना नहीं होता।
एन्क्रिप्शन का पर्पस क्या होता है कि मुझे अपना डेटा सिक्योर करना है, किसी को पता नहीं चल पाए कि क्या वैल्यू स्टोर्ड है। मेरा डेटा है, मुझे उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, प्राइवेट रखना है, इसलिए मैं वहाँ पे एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एनकोडिंग में ये चीज़ नहीं होती। एनकोडिंग मतलब कि जो यूज़ हो रहा है एनकोडिंग का, वो इसलिए होता है ताकि या तो जो हम डेटा जिस फॉर्मेट में हमारे पास है, वो हमें कहीं ऐसे सिस्टम में यूज़ करना है या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में यूज़ करना है जिससे वो कंपैटिबल नहीं है, तो हमें इस दूसरे फॉर्मेट में उसको चेंज करना पड़ेगा। या और भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मान लो मीडिया फाइल एनकोडिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो MP3 MP4 बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं। अब क्या होता है कि अगर आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो या जैसे कैमरा से रिकॉर्ड किया कुछ या इवन अपने स्क्रीन पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यूजली क्या बहुत बड़े फाइल साइजेस होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट्स होते हैं। मान लो वीडियोस के लिए मैं बात करूँ तो AVI फॉर्मेट में अगर वीडियो है, तो 1-1 मिनट की वीडियो का साइज होगा 1 GB से ऊपर। Excuse me। 1 मिनट का सर? हम्म। मैंने तो सर 2-3 मिनट का किया था। 500 506 MB का दो दो। एप्पल का था। हम्म। अब एप्पल में सर रिकॉर्ड मैंने किया था किया कुछ? था जी सर, ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो सर 500 MB का आसपास हो गया था ऊपर। अच्छा, तो 500 MB तो भी सर ज़्यादा ही है ना। 2-3 मिनट के लिए तो 500 MB काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो आप तो सर 1 मिनट का बोल रहे हैं जीबी में ना? कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना, जैसे AVI फॉर्मेट है, ऑडियो वीडियो इंटरचेंज, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, वो बहुत ही ज़्यादा रिच फॉर्मेट है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है उस फॉर्मेट में, पर साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है फाइल का। जैसे मैंने बताया अभी, 1 GB से ऊपर हो गया 1 मिनट की फाइल का, तो उतना तो नहीं स्टोर कर सकते, वो तो दिक्कत है। लेकिन अगर मैं उसको मान लो किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, मान लो MP4 में डाल दिया मैंने, तो MP4 तो क्या है, वो 100 MB से भी कम में आ जाएगा। सेम 1 GB की वीडियो 100 MB से कम में आ सकती है MP4 को, अगर मैं उसको एनकोड करूँ। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एनकोडिंग हो रही है, फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं उस फाइल का। AVI था, उसका मैंने MP4 किया, एनकोडिंग हो रही है। और इससे लेकिन कोई सिक्योरिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा उस फाइल की, इससे सिर्फ उसका साइज कम हो रहा। तो इस तरह की जो इनकोडिंग होती है उसको कहते हैं मीडिया इनकोडिंग, क्योंकि हम क्या है, उसका मीडिया फाइल है, उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। जैसे ये तो चलो मैंने वीडियो की बात की। अब ऑडियो फाइल्स होती हैं MP3, यूजली बहुत ही अच्छा साइज फॉर्मेट होता है, छोटी फाइल्स होती हैं। पर कई बार कुछ अगर सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या है, डॉट वेव फॉर्मेट में होता है, इनका भी बड़ा साइज होता है इन फाइल्स का। तो उसको अगर छोटा फाइल साइज रखना है तो MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 1/10 होगा ओरिजिनल फाइल के साइज का। तो एक तरह की एन्कोडिंग तो मीडिया एन्कोडिंग होती है, जिसमें आप ऑडियो वीडियो इस तरह की फाइल्स का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। फिर दूसरी जो एन्कोडिंग होती है दूसरे टाइप की, वो होती है कैरेक्टर एन्कोडिंग। मतलब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को किसी डिफरेंट फॉर्म में एन्कोड कर रहे हो। कैरेक्टर एन्कोडिंग्स होती हैं जैसे आपकी URL एन्कोडिंग हो गया, बेस 64 हो गया। कई जैसे मान लो, हम्म, चलो कुछ और देखते हैं यहाँ पे। बेस 64 एन्कोडिंग दिखाता हूँ, तो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ एन्कोडिंग है। कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और इस टेक्स्ट को अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एनकोड करना चाह रहा हूँ बेस 64 में। तो एनकोड पे क्लिक किया एंड ये बेस 64 फॉर्मेट में एनकोड हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपली मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा एंड उसको दूसरे फॉर्मेट में एनकोड कर दिया।
हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो जिसको सिर्फ बेस 64 में चाहिए हो टेक्स्ट, तो उसको मैं सीधा ये पकड़ा सकता हूँ। कई बार क्या होता है, ब्राउजर जो है कुकी स्टोर करते हैं, तो वो डायरेक्टली वैल्यूज ऐसे नहीं लिखते, वो बेस 64 के फॉर्म में लिख देते हैं उसको। जो भी डेटा है वो बेस 64 फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। इसलिए डिकोड करना भी आसान है। उस डिकोड वाली उस पार्ट पे गए और जो उसको कॉपी नहीं किया था अपन ने। सर इसका इनकेप डिस्क्रिप्ट दोनों हो सकता है तो ना? क्या चीज? इसका जो आपका ये डिकोड सर है, हम्म। तो इनकेप डिस्क्रिप्ट दोनों सर है, तो ये सर तो नहीं होगा सर का? सर जो आवाज वैल्यू तुम्हारी है, फिर कट रही है। सर वही सर है फिर। हाँ अब आ रही है, बोलो। सर बोल रहे हैं कि ये जो है आपने भी बताया, तो हाँ 64 का, सर हाँ इसका तो अगर हम कोई चीज वैल्यू लेते हैं तो हाँ इसका इनक्रिप्ट डिकोड दोनों कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, एनकोड और डिकोड। डिकोड उस फॉर्मेट में से, बेस 64 में से। हाँ तो सर ये रिलेबल नहीं ना हो, जैसे कि हमारा हैश वैल्यू जो था इस टाइप हम्म। का, तो तो हैश से वो तो डिफरेंट है ना, यहाँ तो दोनों चीजें हो सकती हैं। हैश में सिर्फ वन वे होता है, सिर्फ हैश निकाल सकते हो, ओरिजिनल इनपुट पे वापस जा नहीं सकते हैश वैल्यू से। यहाँ पर दोनों। है ना, तो ये हैश जैसा नहीं, इसमें दोनों चीजें होती हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग दोनों होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आता है अपना यूआरएल इनकोडिंग। अब जब आप कोई यूआरएल लिख रहे हो ब्राउजर में, यहाँ अच्छा यहाँ ऐसा कोई यूआरएल है नहीं मेरे पास। चलो मैं देखता हूँ यूआरएल, कोई इनकोडेड यूआरएल मैं दिखाता हूँ। चलो रोकते हैं इसको। अच्छा चलो इधर आते हैं। अब ये वेबसाइट देखो ये वेबसाइट देखो, मतलब अब मान लो मेरे को यूआरएल में ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, मान लो कि अपने को यूआरएल में ये लाइन लिखनी है। अब यूआरएल्स में क्या होता है, स्पेसेस नहीं आ सकते कहीं भी। ठीक है, कॉमाज नहीं आ सकते। तो अगर मुझे ये चीज़ को किसी यूआरएल में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए उसमें यूआरएल इनकोडिंग लग जाएगी। कैसे लगेगी, इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे यूआरएल में जो पैरामीटर जा रहा है वो देखना। var इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस प्लस इज प्लस ये जो एम्परसैंड था उसको %26 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यूआरएल में ये सारी चीज़ें नहीं जा सकती। स्पेस आप यूज़ तो कर ही नहीं सकते ये कहीं यूआरएल में, एम्परसैंड नहीं यूज़ कर सकते।
तो आपको अगर ये सब डालना है तो यूआरएल में यूआरएल इनकोड करके डालना पड़ेगा। सर ये %26 नहीं क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्परसैंड यूज किया था ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं %26 से। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एम्पर उनको अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट लाइक सर, हम्म। जस्ट लाइक अदर जो होता है जस्ट लाइक। अच्छा चलो मैं उसकी एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है ना, कौन सी है ये, अपनी W3 Schools, इस पे एक अच्छी लिस्ट है। उस पर हैकिंग का है सर? क्या? W3 स्कूल पर सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है क्या सर? साइबर सिक्योरिटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो बाकी आईटी फील्ड से भी तो रिलेटेड ही है ना, वो एकदम ही अलग चीज थोड़ी ना हाँ वो है ना। तो यहाँ तो एक इन्होंने छोटा सा ये टेबल दिया हुआ है, और भी इनके पास। अच्छा यार ये, अच्छा ये नहीं है, ये टेबल नहीं है, दूसरा है कोडिंग। अच्छा ये है शायद। ये रेफरेंस एक टेबल है। तो यहाँ पे जैसे स्पेस हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा ये एक्सक्लेमेशन हो गया, डबल कोट हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर्स, कई सारे ब्रैकेट्स, प्लस माइनस, ये सब डायरेक्टली क्या तुम यूआरएल में नहीं लिख सकते, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ABCD तो चलो ये तो कैरेक्टर्स हम लिख देते हैं, वो चल जाता है, बट अगर इनको भी यूआरएल इनकोडिंग में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी किया जा सकता है। किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर जो है यूआरएल में काम नहीं करता। तो अगर मेरे को कुछ भी ऐसे लिखना है, तो अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, दिस इज नॉट यूजेबल इन यूआरएल डायरेक्टली। तो जहाँ भी स्पेस था वो %20 से रिप्लेस हो गया। और ये चीज़ नोटिस करना, जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो यूआरएल में कहीं भी कोई स्पेस नहीं दिखेगा, अगर स्पेस होगा तो उसको %20 से रिप्लेस कर देगा। ये चीज़ नोटिस करना जब भी कोई यूआरएल देखोगे जिस जहाँ पे स्पेसेस आ रहे हो कहीं किसी पैरामीटर में, ठीक है, वहाँ %20 आ जाएगा। फिर अगर ये रेफरेंस देखना हो तो ये लिस्ट है कि क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको किस तरह से यूआरएल एनकोड किया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो जैसे यूआरएल इनकोडिंग है, तो अब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं ये चीज़ें लिख ही नहीं सकता यूआरएल में, स्पेशल कैरेक्टर्स में डाल ही नहीं सकता कहीं। लेकिन अगर वो यूआरएल का पार्ट है तो मेरे को किसी ना किसी तरह से तो इंडिकेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे यूआरएल इनकोडिंग यूज़ हो रही है। अब इसका कहीं कोई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा डेटा एकदम सिक्योर हो रहा है इस चीज़ से, लेकिन एनकोडिंग यहाँ लगानी ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ये काम ही नहीं करेगा। अच्छा, तो इंक्रिप्शन, हैशिंग और एनकोडिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो रहा है? क्या सर? एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग और हैशिंग में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ रहा है? जी सर, आ तो रहा है। क्या आ रहा है बताओ। कोडिंग में सर वही है कि हम अगर कोई भी अगर कैरेक्टर लेते हैं हम्म। तो उसको हम इनकोड कर सकते हैं। इनकोड कर, और इनकोड करना क्या होता है, मतलब इनकोड करने का मीनिंग क्या है? तो एक मिनट, क्या सर? रिपीट करिएगा। मैं कह रहा था इनकोड अगर करना है उसका मीनिंग क्या है, कि मैं अगर किसी चीज को इनकोड कर रहा हूँ। जस्ट लाइक कोई भी अगर वर्ड लेते हैं किसी भी टाइप का, हम्म।
जैसे गुड मॉर्निंग तो उसका भी इनकोड हम निकाल सकते हैं। एनकोड करना मतलब क्या, सिंपली किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, और इसमें एनकोडिंग में और इंक्रिप्शन में क्या फ़र्क है? क्या सर, इनक्रिप्शन? एनकोडिंग और इंक्रिप्शन में क्या फ़र्क है? जैसे कि मैंने इनकोड, कोई भी वर्ड का इनकोड किया, ठीक है हाँ। सर। तो अगर उसका हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, मतलब वो क्या हम्म। था, तो उसको हम इंक्रिप्शन करते हैं। इंक्रिप्शन करेंगे तो उसका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। क्या? सर अगर हमें कोई भी वर्ड है, जैसे कोई भी हाँ। वर्ड, जैसे कि हेलो का ही है, ओके, हमने इनकोड किया, अब हाँ, उसका इंक्रिप्शन निकालना है तो उसी करेंगे सर ना। ये तुम इंक्रिप्शन और इनकोडिंग को मिक्स कहाँ कर रहे हो? इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में मैं पूछ रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सर। इनकोडिंग इसलिए, देखो इनकोडिंग इसलिए यूज होती है कि हमें सिर्फ डेटा का फॉर्मेट चेंज करना है, उससे कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं आ रही है वहाँ पे हमारे पास। उससे कोई ये नहीं हो रहा कि मैं अपना डेटा ज़्यादा सिक्योर कर रहा हूँ, कोई देख नहीं पाएगा मेरी कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। एनक्रिप्शन में हालांकि ऐसा ही है। और एनकोडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो एक ही चीज़ को, जैसे एक ही वर्ड है हेलो, उसको मैं चाहे जितनी भी बार एनकोड करूँ मेरे को सेम ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एन्क्रिप्शन में अगर मैं सेम एल्गोरिदम यूज़ करके एक ही चीज़ को बार बार एनक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं की हर बार अलग यूज़ करता हूँ तो मेरे को आउटपुट भी अलग मिलेगा। एन्कोडिंग में कोई की वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, एन्क्रिप्शन में की यूज़ होती है। उस की के बेसिस पे आपकी जो आउटपुट वैल्यू है वो चेंज होगी, अगर आप सेम इनपुट को कई बार करके देखोगे एनक्रिप्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों का पर्पस अलग है। एन्क्रिप्शन डेटा सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है, एन्कोडिंग का सिक्योरिटी से उतना कोई लेना देना नहीं है। क्या सर? क्योंकि एन्क्रिप्शन में तुम्हारा डेटा सिक्योर क्यों है? यहाँ पर तो सर इसका, जैसे कि बाइनरी वगैरह होता है ना, हम्म। उस टाइप से उसका ओरिजिनल वैल्यू हमें शो नहीं करता है। ओरिजिनल वैल्यू शो नहीं होती है, एंड ओरिजिनल वैल्यू जी। पता भी नहीं लगा सकते अगर तुम्हारे जी। पास की नहीं हो। हाँ। इसलिए जैसे एन्क्रिप्शन बाइनरी से वगैरह डेटा का होता है। सिक्योर होता है। लेकिन एन्कोडिंग बाइनरी में में। ऐसा कुछ नहीं है ना। एन्कोडिंग में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है की का। तो वो तो सिंपली अगर कोई चीज़ एन्कोडेड है तो कोई भी देख सकता है क्या है, उसको डिकोड कर सकते करके जी। कोई भी देख जी। लेगा वो तो। हाँ। तो एन्क्रिप्शन डेटा सिक्योर करने के लिए यूज होता है, एन्कोडिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सर इनकोडिंग तो सर रियलेबल नहीं ना है फिर, उसका यूजेस। यूजेज मैंने अभी तो दिखाया। एक तो यूआरएल इनकोडिंग, हाँ एक तो हो गया वो। तुम्हारा बेस 64 एनकोडिंग जो कई बार कुकीज़ वगैरह स्टोर करने में यूज़ होता है। फिर मीडिया एनकोडिंग जो फॉर्मेट चेंज करने में यूज़ होती है। सर आखिर कुकीज स्टोर क्यों होती है? कुकीज़ स्टोर क्यों होती हैं? अच्छा, तुमने किसी जी। ब्राउज़र में लॉगिन किया, ठीक है। ठीक है। सॉरी, ब्राउज़र यूज़ करके किसी साइट पे लॉगिन किया मतलब, हाँ। तो ठीक है तुमने लॉगिन कर लिया वहाँ पे। अब लेकिन नेक्स्ट टाइम जो लॉगिन करने के बाद, अब नेक्स्ट तुम जो भी कर रहे हो उस वेबसाइट पे, मतलब कोई अपनी प्रोफाइल देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। जी। तुम्हारी ब्राउजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे ब्राउजर को पता चले कि ये कौन से अकाउंट से आ रही है रिक्वेस्ट, या इसने लॉगिन किया है या नहीं इस यूजर ने। तो ये उस पता टाइप का रखने कुछ के नहीं। लिए कुकीज यूज होती हैं। जब लॉगिन करते हो तो जो साइट है जहाँ पे भी लॉगिन कर रहे हो, उस साइट की तरफ से एक कुकी आती है जो ब्राउजर में स्टोर होती है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो कुकी रिसीव हुई उसके बाद जितने भी रिक्वेस्ट ब्राउजर भेजेगा उस वेबसाइट को, सब रिक्वेस्ट के साथ वो कुकी भी जाएगी। तो उस साइट को पता चलेगा अच्छा ये कुकी है, तो ये यूज़र लॉग्ड इन है। तो उस हिसाब से फिर वो साइट पे आगे काम कर पाओगे, वरना किसी साइट में अकाउंट का सिस्टम
फिर काम ही नहीं करेगा बिना कुकीज़ के। सर अगर मैंने क्रोम पर अगर फेसबुक पर लॉगिन किया, ठीक है, हाँ। तो सर वहाँ पर तो उसका जो पासवर्ड है, मतलब मेरा जो पासवर्ड है हम्म। वो कुकीज के थ्रू कहीं जाएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, पासवर्ड कुकीज़ में नहीं स्टोर होता। और अगर चाहेगा क्रोम, मीन्स अगर बाद में सर, कि क्रोम अगर चाहेगा कुछ किसी को हार्म पहुंचाना, या मान लीजिए किसी उस टाइप का कोई भी ब्राउज़र, ठीक है सर, हम्म। तो वो चाहेगा तो पासवर्ड हमें मेरा देख तो नहीं सकता है ना? नहीं, ब्राउजर के पास थोड़ी, कुकी के अंदर वो पासवर्ड थोड़ी ना है। क्योंकि सिंपल है, मान लीजिए कोई ब्राउज़र है, जैसे ब्रेव हम्म। ब्राउज़र हो गया सर ना, अगर इसी हाँ। से मैं कोई भी ब्राउज़र मैं सर अपने में डाउनलोड किया, ठीक है, हाँ। और वहाँ पे मैं अपना फेसबुक लॉगिन किया, ठीक है, तो वो हम्म। जो ब्राउज़र हो गया, वो सर हमारा पासवर्ड क्या है वो जान तो नहीं सकता है ना? ब्राउजर तो देख सकता है पासवर्ड क्या है, ब्राउजर से ही तो लॉगिन हो रहा है। तो अगर ब्राउज़र चाहेगा तो सर मेरा पासवर्ड भी, मेरा आईडी भी लॉगिन कर सकता है। हाँ। तो ये सब ट्रस्टेड जो साइट्स होते हैं उस पर ही रिसीव कर सकते हैं, ट्रस्टेड जो होगा। क्या चीज़? सर जो ट्रस्टेड वेब, जैसे ट्रस्टेड जो हमारा ब्राउज़र्स हो गया, हम्म। सिर्फ उसी पे नहीं कर सकते हैं इस टाइप का। वो तो सर इस टाइप का कोई जो गलत नहीं करेगा, मिनी मैक्सिमम टाइम होता है। तो पॉसिबल तो है ही ना वो तो। पॉसिबल तो है, लेकिन सर जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये तो सर जल्दी तो करेगा नहीं। हाँ तो ये तो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग करेंगे, बट उनके लिए करना पॉसिबल है। हाँ। सर एक और एक ये था, हम्म। भाई क्या बता रहे हैं, सर जो प्रोटोन मेल आपने बताया था ना, हाँ। सर अगर इस मेल को मैं अपने रिज्यूम में सर अगर मैं लिखता हूँ, तो सर क्या ये जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यूअर के पास मेरा रिज्यूम जाएगा, ठीक है, अगर वो इस टाइप का अगर मेल देखता है तो हाँ, मेरा जो कैंसिल कर देगा क्या सर रिज्यूम? करना तो नहीं चाहिए, मतलब मेल ही तो है, उसमें क्या। मैंने सर एक देखा था, संजय सारू जो